हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। मैं सुशील कुमार फ्यूचर जोन मोदीनगर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे द्वारा जो सीरीज चलाई गई है भूगोल, उसमें मैं दोस्तों मैं आपके बीच चार भाग भेज चुका हूं। भूगोल भाग एक, भाग दो, भाग तीन में भाग चार। और उसी क्रम में दोस्तों भाग चार में मेरे 2 पॉइंट रह गए थे, जिनमें से नंबर 1 पॉइंट था मेरा दोस्तों विश्व काल क्षेत्र, और दूसरा पॉइंट था दोस्तों अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। दोस्तों, इन 2 पॉइंटों को शेष रखना मेरे लिए बहुत जरूरी था। उसका कारण क्या था दोस्तों, ये जो 2 पॉइंट है ना दोस्तों, अक्षांश और देशांतर नामक चैप्टर की जान होते हैं। और इन 2 पॉइंटों को समझने के लिए आपको भाग दो, भाग तीन में भाग चार को देखना बहुत ही जरूरी है। अगर आपने नहीं देखा है तो दोस्तों आप इस पॉइंट आज की क्लास को देखने के लिए उपयुक्त नहीं हो, क्योंकि दोस्तों ये एक तरह से अक्षांश और देशांतर नामक चैप्टर की मैच्योरिटी वाला पार्ट है। जब आप परिपक्व हो जाओगे इस चैप्टर को पढ़ने में, तभी आप इस पॉइंट को समझ पाओगे। और एग्जामिनर भी दोस्तों छोटी चीजें नहीं पूछता है तो एक तरह से परिपक्व चीजें पूछता है। वो चीज पूछता है या वो क्वेश्चन पूछता है या वो एक तरह से पॉइंट आपसे पुटअप करता है जो एक तरह से उस चैप्टर की जान हो। और दोस्तों आज की क्लास मेरे द्वारा चलाई गई 4 भागों के बाद जो मेरी 5वीं क्लास बनकर आई है दोस्तों, आज पूरा का पूरा निचोड़ है, अक्षांश और देशांतर का निचोड़ है दोस्तों मेरी 5वीं क्लास, यानी कि भूगोल का भाग 5। तो दोस्तों आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने मेरा भाग 1, भाग 2, भाग 3 में भाग 4 क्रम से देख लिया होगा। उसके सभी पॉइंटों को आपने नोट कर लिया होगा। उसकी एक एक एक्टिविटी आप जान गए होंगे कि कैसे अक्षांश होते हैं, कैसे देशांतर होते हैं, क्या क्रम उनका होता है, अक्षांश किस चीज का ज्ञान कराते हैं और देशांतर किस किस का ज्ञान कराते हैं। और जब दोस्तों आप इस बात को समझ गए होंगे कि पृथ्वी के इतने विशाल क्षेत्र को समझने के लिए, जानने के लिए हमारे भूगोल के विद्वानों ने क्या रणनीति लगाई होगी, तो दोस्तों तभी आप इस चैप्टर को यानी कि अक्षांश और देशांतर को अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो दोस्तों आज मेरा जो नया चैप्टर है, अर्थात जो नया टॉपिक मैं लेकर आया हूं, जिसे मैं कह रहा हूं कि अक्षांश और देशांतर नामक की चैप्टर की जान, तो दोस्तों ये निचोड़ है, रस है, अर्थात अक्षांश और देशांतर का निचोड़, अक्षांश व देशांतरों का निचोड़। और दोस्तों निचोड़ या जूस पीने में मजा जब ही आता है जब हमें पता हो कि वो मिक्स फ्रूट है या फिर अनानास है या फिर अनार है या फिर आपका अमरूद है। अगर आपको ये नहीं बताया कि ये जूस किस फल का है, तो दोस्तों आप पीने के बाद भी आपके मन में शंका रहेगी कि यार पता नहीं क्या पिला दिया। और भले ही आपके शरीर में आज पावर आई हो उस जूस से, आपको एनर्जी मिली हो, लेकिन आपके माइंड में तो सिर्फ ये घुसा है क्या पिला दिया। तो दोस्तों आपके शरीर में एनर्जी आने की बजाय और कमजोरी भी आ सकती है, क्योंकि ये सब हमारे मानसिक जो हमारी सोच है उसके आधार पर ही हमारे शरीर में प्रवेश करती है। चाहे आप दोस्तों पानी का गिलास भी दूध समझ कर पी लो तो वो पानी भी दूध का ही काम करेगा। अगर आपको दूध पिला दिया और आपको बताया गया ये कि ये पानी है, तो दोस्तों वो दूध भी एक तरह से पानी का ही काम करता है। और मैं कह रहा हूं दोस्तों कि विश्व काल क्षेत्र और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा अक्षांश और देशांतर नामक चैप्टर का जूस है। तो दोस्तों अक्षांश और देशांतर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अक्षांश और देशांतर का बेस या आधार बनाने के लिए ही मैंने अब तक अपने भाग 1, 2, 3 व 4 आपके बीच भेजे हैं, क्योंकि दोस्तों इस रस या इस निचोड़ को जानने से पहले आपको अपना बेस मजबूत करना पड़ेगा। और अगर आपका बेस मजबूत नहीं है तो दोस्तों आज मेरा भाग 5 आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि ये एक तरह से परिपक्व लोगों का चैप्टर है, परिपक्व दोस्तों का चैप्टर है, परिपक्व विद्यार्थियों की समझ का विषय है दोस्तों। तो दोस्तों आपको अपनी अगर आपने ये पढ़ लिया है तो आप मेरे साथ हो, और मेरे साथ साथ मेरे भाग 1, भाग 2, भाग 3 व भाग 4 को जानते हुए आगे बढ़ रहे हो, तो आप बिल्कुल मैच्योर हो चुके हो। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी आपसे एक बार फिर प्रार्थना है कि आप भाग 1, भाग 2, भाग 3 व भाग 4 को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और मैच्योर होकर आज के भाग 5 को देखिए। आगे बढ़ता हूं।
अपने पॉइंट पर मैच्योर दोस्तों के साथ, क्योंकि इस चैप्टर की आज की लास्ट क्लास है। इसके बाद फिर हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा जिसमें हम बात करेंगे दोस्तों भारत के भूगोल की बात करेंगे। इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, अपना नया चैप्टर हमारा जो भाग 6 में आएगा उसका नाम होगा भारत का भूगोल। लेकिन उससे पहले मैं आज भाग 5 में इस अंतराष्ट्रीय अक्षांश और देशांतर नामक चैप्टर किया रस या निचोड़ या जूस आपको पिलाने जा रहा हूं, तो सब्र रखिए और आइए मेरे साथ देखते हैं। सबसे पहले विश्व काल क्षेत्र या वर्ल्ड टाइम जोन, विश्वकाल क्षेत्र या वर्ल्ड टाइम जोन। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये क्या है, पृथ्वी और पृथ्वी पर देशांतरों का क्रम क्या है, उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे गए और इनकी दूरी मैंने कितनी बताई थी दोस्तों, लगभग 111 किलोमीटर या फिर हर 1 डिग्री के अंतराल पर। प्रत्येक 2 देशांतरों के बीच कितनी दूरी है, 1 डिग्री की दूरी है, यानी कि 1 डिग्री के कोण पर प्रत्येक देशांतर खींचा गया है। वो पृथ्वी भी दोस्तों अपने अक्ष पर रहकर एक चक्कर लगाती है, अर्थात पूरा गोला, ये गोला भी कितने कोणों में बटा होगा दोस्तों, कितने स्टेरेडियन का कोण होगा एक तरह से इसका पृथ्वी का, तो 360 डिग्री। 360 डिग्री पृथ्वी भी 24 घंटे में कितना घूम जाती है, 360 डिग्री घूम जाती है। अर्थात पृथ्वी के जो घूमने की गति है दोस्तों, हर 15 डिग्री 1 घंटे में घूमती है हमारी धरती। हमारी पृथ्वी हर 15 डिग्री घूमने में कितना समय लेती है, 1 घंटे का समय लेती है। तो हम कह सकते हैं अगर कि हर 15 देशांतर को पार करने में एक यात्री द्वारा प्रत्येक 15 डिग्री या 15 देशांतरों को पार करने में कितना समय लगेगा दोस्तों, और उसे अपने समय में कितना अंतर, अपना समय पृथ्वी के अनुसार कितना बढ़ाना पड़ेगा, 1 घंटा। 1 घंटा बढ़ाना पड़ता है, 1 घंटा बढ़ाना पड़ता है। ये थोड़ी बात की बात है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ विश्वकाल क्षेत्र की, और विश्वकाल क्षेत्र में हम आगे बढ़े हैं, बात करें देशांतरों की। देशांतर दोस्तों क्या है कि पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है। आपको पहले भी जान चुके हो आप, और मैं बता रहा हूँ आपको कि देशांतरों के माध्यम से हमने क्या क्या सीखा। देशांतरों के माध्यम से हमने क्या क्या सीखा दोस्तों, देशांतरों के माध्यम से हमने दिशा सीखी, दूरी सीखी, समय सीखा, और उसके बाद आज हम दिन व तारीख भी सीख जाएंगे, दिन व तारीख भी सीख जाएंगे। और सर किससे, हम देशांतरों से ही सीखेंगे दोस्तों, देशांतरों से ही सीखेंगे। तो बढ़ते हैं आगे, एक बार ये साफ करना पड़ेगा। ये पृथ्वी है, पृथ्वी बहुत विशाल है, और हमारे भूगोल के विद्वानों ने इस पृथ्वी की विशालता को जानने के लिए पृथ्वी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा, जिन्हें देशांतर या अक्षांश कहा गया। मैं बता रहा हूं कि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमने में कितना समय लेती है दोस्तों, 24 घंटे का समय लेती है, 24 घंटे का समय लेती है। और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि मानक समय, पृथ्वी पर मानक समय हर 15 देशांतर के बाद आता है, मानक देशांतर पृथ्वी पर हर 15 देशांतर के 15 डिग्री देशांतर के बाद आता है। तो इस आधार पर पृथ्वी पर दोस्तों लगभग कितने मानक समय होंगे, तो मैं कह सकता हूं दोस्तों कि 360/15 बराबर 24, अर्थात हमारी पृथ्वी कितने मानक समयों में बटी हुई है, या पूरी पृथ्वी का काल क्षेत्र कितने हैं, समय क्षेत्र कितना बताया गया, 24। तो कह सकते हैं कि पूरे विश्व के कुल काल क्षेत्र कितने हैं, 24। विश्व कितने काल क्षेत्रों में बटा है, 24, या विश्व कितने टाइम जोन में बटा है, 24। विश्व कितने टाइम जोन में बटा है, 24 टाइम जोनों में बटा है। इसे और थोड़ा आगे बढ़ाता हूं और बात करते हैं कि क्या कारण है कि हमें पृथ्वी को टाइम जोन में बांटना पड़ा, जिसमें सिर्फ 24 टाइम जोन बने। दोस्तों कोई भी देश, जैसे मैं भारत को ही ले लूं, एक विशाल क्षेत्र है, भारत का भी एक विशाल क्षेत्र है, और क्षेत्रफल को पृथ्वी पर किस आधार पर बांट दिया गया है दोस्तों, देशांतरों के आधार पर बांट दिया गया है।
देशांतरों के आधार पर बांट दिया है। किसी भी देशांतर पर पड़ने वाला कोई भी राज्य या कोई भी देश, किसी भी देशांतर पर पड़ने वाला कोई भी राज्य या कोई भी देश क्या उस देशांतर के समय के आधार पर अपना स्थानीय समय मान लेता है। यानी कि अगर सूर्य यहां पड़ रहा है और यहां दिन के 12 बजे हैं, तो इस देशांतर पर जितने भी राज्य या देश होंगे उनमें टाइम क्या होगा, 12 होगा। तो 12 बजे अगर सूरज इस देशांतर के ऊपर सीधा पड़ रहा है, तो इस देशांतर पर जो समय इस समय होगा वो इन सभी राज्य या देशों का क्या होगा दोस्तों, स्थानीय समय होगा, स्थानीय समय होगा। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि स्थानीय समय क्या होता है। लेकिन इसके बाद बात करता हूं मानक समय की, मानक समय की बात करता हूं। मानक समय की बात करते हैं। भारत एक विशाल देश है, अनेक देशांतरों में बटा हुआ है। यानी कि यहाँ एक तरह से देखो तो हर देशांतर का अपना स्थानीय समय अलग अलग होगा। मानने की बात है, यहाँ 5 बजे होंगे, यहाँ 4 बजे होंगे, 3 बजे होंगे, 2 बजे होंगे, 1 बजे होंगे, फिर यहाँ 12 बजे होंगे, 11 बजे होंगे, 10 बजे होंगे। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि गुजरात वाले उस काम को 5 बजे करेंगे और अरुणाचल प्रदेश वाले उस काम को 10 बजे कर लेंगे, है ना। अगर हमारे देश में कोई भी लाइव प्रसारण हो रहा है, कोई भी रेडियो कार्यक्रम चल रहा है, कोई भी विमान या फिर कोई भी ऑनलाइन प्रोग्राम चल रहा है, सैटेलाइट के माध्यम से कोई भी कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है, तो वो एक फिक्स समय पर होगा और उसी समय पर अरुणाचल प्रदेश के लोग भी देखेंगे और उसी समय पर गुजरात के लोग भी देखेंगे। ठीक है दोस्तों। और अगर स्थानीय समय के आधार पर पूरे भारत को बांटकर उसके टाइम को इस तरह से मैनेज करेंगे तो ये संभव नहीं हो पाएगा कि एक ही समय पर दोनों देश या दोनों राज्य किसी भी लाइव प्रोग्राम को, किसी भी सैटेलाइट के माध्यम से होने वाले कार्यक्रम को या अपने ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स को या फिर अपने एयर फ्लाइट्स आदि को या फिर एक तरह से कह सकते हैं किसी भी ऐसे काम को जो पूरे देश के लिए एक समय पर हो रहा हो, एक ही समय पर नहीं देख पाएंगे। तो उसके लिए क्या करा दोस्तों, एक बहुत ही विकट समस्या होगी कि इस कंडीशन में क्या होगा कि हर 100 किलोमीटर पर, हर 111 किलोमीटर पर क्या है, टाइम बदल रहा है, टाइम बदल रहा है। और कितना 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 अंतर आ रहा है दोस्तों, 2-2 ढाई घंटे का अंतर आ रहा है। या फिर कह सकते हैं दोस्तों कि हर 1-1 डिग्री का अंतर आता है, 3 से 4 मिनट का अंतर आ रहा है दोस्तों, एक तरह से कह सकते हैं। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए क्या करा, भूगोल के विद्वानों में खलबली मच गई। और इस खलबली को दूर करने के लिए उन्होंने क्या करा, 1884 ईस्वी में कहां इकट्ठे हुए, जो हमारे इस पृथ्वी की सुपर पावर है अमेरिका, उसकी राजधानी कहां है दोस्तों, वाशिंगटन डीसी में, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया में एकत्र हुए। और क्या हुआ, इन सभी ने इस बात पर खूब चर्चा की कि ये समस्या तो बहुत जटिल समस्या है और इस समस्या से निजात कैसे मिले। और उन्होंने दोस्तों यहां इकट्ठे होकर बहुत ही लंबी गहन चर्चा की। और उस गहन लंबी चर्चा करने के बाद में क्या करा दोस्तों, विद्वान लोग हैं, कुछ ना कुछ तो निष्कर्ष निकाल ही लिया। और हाँ दोस्तों, बिल्कुल यहां उन्होंने क्या करा, एक निष्कर्ष निकाल लिया। उन्होंने क्या करा, कोई भी देश, चाहे वो भारत ही क्यों ना हो, भिन्न भिन्न देशांतरों में जो बटा हुआ है, जिसके बीच 2-2 ढाई घंटे का अंतर है, क्या किया, इन सभी देशांतरों के बीच में एक ऐसा देशांतर चुना जो इसके टाइम को भी कवर करता हो और इसके टाइम को भी कवर करता हो। और इस देशांतर को क्या नाम दिया दोस्तों, प्रधान देशांतर या मानक देशांतर, प्रधान देशांतर या मानक देशांतर। बिल्कुल इसकी मैं चर्चा पहले भी कर चुका हूं। भारत ही नहीं, पूरी पृथ्वी को ही देख लेते हैं, पूरी पृथ्वी पे भी उन्होंने एक देशांतर चुना जिसका नाम रखा 0 डिग्री देशांतर या प्रधान देशांतर या ग्रीनविच रेखा।
ग्रीनविच रेखा, क्योंकि ये देशांतर एक तरह से लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजर रहा था, तो उसी स्थान के नाम पर इसका नाम रख दिया ग्रीनविच रेखा। और दोस्तों पूरी पृथ्वी पर अगर तुम टाइम मिलाओगे, पूरी पृथ्वी के अनुसार अगर तुम अपना टाइम मिलाओगे, तो आपको पूरी पृथ्वी के टाइम के अनुसार अगर चलना है तो आपको जीएमटी या ग्रीनविच मीन टाइम के अनुसार अपने टाइम को सेट करना होगा कि तुम ग्रीनविच से आगे चल रहे हो या पीछे चल रहे हो। उसी के आधार पर ही दोस्तों हमारा तुम्हारा टाइम सेट होता है, ठीक है। और उसी क्रम में अगर हम भारत की बात करें, एक पृथ्वी से छोड़ा अगर हम किसी देश या किसी क्षेत्र यानी कि अपने देश या भारत की ही बात करें, तो भारत में क्या है दोस्तों, अलग अलग देशांतरों में बटा हुआ है। लेकिन इसमें भी क्या करा दोस्तों, उन्होंने एक ऐसा देशांतर जिसका नाम मानक देशांतर है खोज लिया, और इस देशांतर का नाम दोस्तों क्या रखा उन्होंने, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इसका नाम उन्होंने रख लिया। अब जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूं, बात करूं कि क्या है ये 82.5 डिग्री, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर क्या है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर वो प्रधान देशांतर है जो भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजर रहा है, जो भारत के समय को संतुलित करने का कार्य करता है या बैलेंसित करने का कार्य करता है। तो एक तरह से मैं कह सकता हूं दोस्तों कि हमारा जो पूरा विश्व है, या कह सकते हैं कि जो हमारा देश है, क्या करता है, अपने क्षेत्रफल के आधार पर समय को कंट्रोल करने के लिए, समय को संतुलित करने के लिए क्या करता है, मानक देशांतरों या फिर प्रधान देशांतरों की स्थापना करता है, ठीक है। और इस स्थापना का करने का क्रम किसने बताया दोस्तों, 1884 की वाशिंगटन डीसी में हुई भूगोल के विद्वानों की मीटिंग में ही यह निर्णय निकल कर आया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और समझते हैं विश्व काल क्षेत्र क्या है। तो इसी आधार पर पूरे विश्व पर कितने मानक समय हुए दोस्तों, मैंने बताया था कि पृथ्वी पर कुल कितने डिग्री, कितने अक्षांश है, 360, और हर 15 अक्षांश पार करने में या घूमने में पृथ्वी कितना समय लेती है दोस्तों, अगर 360 घूमने में लेती है 24 घंटे का समय, तो हर 15 घूमने में लेगी दोस्तों 1 घंटे का समय। 1 घंटे का समय आप चाहो तो कैलकुलेशन इसकी करके देख सकते हो, बिल्कुल 15 डिग्री अक्षांश घूमने में पृथ्वी कितना समय लेगी दोस्तों, 1 घंटे का समय लेगी। तो इन्होंने क्या करा, हमारे विद्वानों ने क्या करा कि पूरी पृथ्वी को हर 15 डिग्री देशांतर पूरी पृथ्वी पर अभी खोलता नहीं, अभी गोली रखेंगे, इसे गोली रखेंगे, अभी गोली रखेंगे। पूरी पृथ्वी पर क्या करा, हर 15 डिग्री देशांतर पर एक देशांतर की स्थापना की। हर 15 डिग्री पे मान ले यहाँ 15 है, तो यहाँ 30 होगा दोस्तों, यहाँ 45 होगा दोस्तों, यहाँ एक तरह से 65 होगा, नहीं 60 होगा, यहाँ 75 होगा, यहाँ 90 होगा, यहाँ 105 होगा। इसी क्रम में ही दोस्तों आगे बढ़ते चले जाएंगे, इसके पीछे भी इसी क्रम में होगा। तो हर 15 डिग्री या हर 15 डिग्री देशांतर पर एक मानक देशांतर की स्थापना की। तो इस आधार पर पूरी पृथ्वी भी कितने मानक देशांतरों में बट गई दोस्तों, 24 मानक देशांतरों में बट गई। पूरी पृथ्वी कितने मानक देशांतरों में बट गई, 24 मानक देशांतरों में बट गई। तो कह सकते हैं कि पृथ्वी पर प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर के बाद एक मानक देशांतर बनाया गया है, यानी कि प्रत्येक 2 मानक देशांतरों के बीच 15 डिग्री देशांतरों का अंतर है। तो इस आधार पर पृथ्वी कुल कितने मानक देशांतरों या मानक समय में बट गई है, मानक देशांतर या मानक समय में बट गई है, क्योंकि देशांतर का सीधा सीधा संबंध किससे है दोस्तों, समय से है। तो आप देशांतर को समय भी कह सकते हो भूगोल की भाषा में, ठीक है दोस्तों। तो पृथ्वी कितने मानक देशांतर या मानक समय में बट गई है, 24 मानक समय में बट गई है। तो कह सकते हैं कि विश्व काल क्षेत्र, पूरे विश्व में कितने काल क्षेत्र है, काल क्षेत्र, काल का मतलब समय, क्षेत्र का मतलब क्षेत्र, आप जानते ही हो, कितने समय क्षेत्र में बट गई है विश्व काल क्षेत्र, कितने हैं पृथ्वी पर, कितने हैं दोस्तों, 24 है। या पृथ्वी पर कितने वर्ल्ड टाइम जोन है, वर्ल्ड टाइम जोन है,
तो आप ये भी कह सकते हो कि 24 टाइम जोन है। 24 टाइम जोन है, पूरी पृथ्वी 24 टाइम जोनों में बटी हुई है, जिसमें से पृथ्वी पर सबसे बड़ा क्षेत्रफल देश किस देश का है? रूस का है। रूस का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, तो रूस ने भी अपने क्षेत्रफल को संतुलित करने के लिए क्या किया दोस्तों? मानक समय बनाए, और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल इस देश का है, तो इसने सबसे ज्यादा मानक देशांतर अपने यहां खींचे। और कितने दोस्तों? 11 मानक देशांतर या 11 टाइम जोन है। 11 टाइम जोन किस देश के पास है? रूस के पास है। इसी क्रम में दोस्तों दूसरा नंबर है अमेरिका का क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो अमेरिका के पास कितने हैं दोस्तों? 7 टाइम जोन है, या 7 मानक देशांतर इस देश में खींचे गए हैं। कितने टाइम जोन है? 7 मानक देशांतर है। जैसे ऑस्ट्रेलिया को आप ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया को ले लीजिए आप। ऑस्ट्रेलिया के पास कितने टाइम जोन है दोस्तों? 3 टाइम जोन है। 3 टाइम जोन किसके पास है? ऑस्ट्रेलिया के पास है। इसी क्रम में भारत के पास कितने हैं? भारत के पास अभी तक तो एक ही टाइम जोन है, जिसका नाम है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और दोस्तों भारत में आप अरुणाचल प्रदेश, भारत में अरुणाचल प्रदेश व गुजरात के समय के बीच कितना अंतर है दोस्तों? 2 घंटे का अंतर है। आज भी 2 घंटे का अंतर है। आज भी गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच 2 घंटे का अंतर है। यानी कि अगर सूरज यहाँ 5 बजे निकल रहा है, 5 बजे अगर यहाँ सूरज का उदय हो रहा है, तो यहाँ 7 बजे हो रहा है। गुजरात में 7 बजे सूर्य निकलता है, अगर अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे निकलता है। तो कितना अंतर है दोस्तों? 2 घंटे का अंतर है। जबकि इसी समय के इस डिसबैलेंस को दूर करने के लिए ही हाल ही में भारत में पूर्वोत्तर राज्यों ने एक नए टाइम जोन की मांग की है। नोट करने वाला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत में किस क्षेत्र के राज्यों ने नई टाइम जोन की मांग की है दोस्तों? पूर्वोत्तर के राज्यों ने नई टाइम जोन की मांग की है, क्योंकि ये जो 2 घंटे का डिफरेंस है ना, ये बहुत ज्यादा बैठता है। लेकिन अभी तक उनका दूसरा टाइम जोन अभी भारत की संसद द्वारा, या फिर एक तरह से जो भूगोल के विद्वान बैठेंगे उनके द्वारा अभी इस पे चर्चा है, मंथन में है ये, और इस पे अभी कोई डिसीजन नहीं आया। तो अभी दूसरे टाइम जोन के लिए कोई स्वीकृति नहीं मिल पाई भारत को। लेकिन भारत में अभी क्या है? एक ही प्रधान देशांतर है, मानक देशांतर है भारत का, और उसका नाम है 82.5 पूर्वी देशांतर। मैं भाग 4 में इसके बारे में बता चुका हूं। आपको ये भी बताया था कि ये कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 5 राज्यों से होकर गुजरता है। मैंने बताया था यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश से होकर ये गुजर रहा है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। इलाहाबाद के नैनी से होकर यह गुजरता है। तो दोस्तों आई होप कि आप समझ पाए होंगे विश्वकाल क्षेत्र क्या होता है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों मेरा जो दूसरा पॉइंट है उसका नाम है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को अभी कवर करते हैं, इसके बारे में जानते हैं कि क्या है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या इंटरनेशनल डेट लाइन। जिस तरह से दोस्तों हमने वर्ल्ड टाइम जोन में समय को जाना, उसी क्रम में दोस्तों अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा में हम दिन या तारीख के प्रभाव को जानेंगे कि वह कौन सी लाइन है जिसे पार करने पर, वह कौन सी रेखा है जिसे पार करने पर हमारे समय यानी कि दिन में भी हमारा पूरा दिन बदल सकता है। सोमवार का मंगल हो जाएगा और मंगल का सोमवार हो सकता है, या फिर पूरी तारीख चेंज हो सकती है। यानी कि 3 तारीख की 1 तारीख भी बन जाएगी, और 3 की दोस्तों 1 2 बन जाएगी, या 2 की 3 बन सकती है। ठीक है दोस्तों, तो यही वो इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही लाजवाब टॉपिक है। आई होप आपको बड़ा मजा आएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों इस टॉपिक को। तो बात करें दोस्तों अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की।
आओ जानते हैं इसके बारे में। ये पृथ्वी है हमारी, अक्षांश और देशांतर में बटी हुई है। इसी क्रम में इसके पिछली साइड भी इसी तरह से है। तो पृथ्वी पर कितने देशांतर होंगे दोस्तों? 360 होंगे। जो हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है ये वाला, और इसके इतना ही क्या है पीछे है जो हमें नहीं दिखाई पा रहा। अगर मैं इस गोले को खोल लूं तो इसकी आकृति कुछ इस प्रकार की बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, है ना? इसकी आकृति कुछ इस प्रकार की बन जाएगी, जिसमें मैं यहां पर भी 0 डिग्री देशांतर है और यहां पर भी पृथ्वी के बीचों बीच में क्या करूं, 0 डिग्री देशांतर खींच लूं, 0 डिग्री देशांतर खींच लूं। और पृथ्वी कितने भागों में बट गई दोस्तों? 2 भागों में बट गई, अर्थात ये हिस्सा कौन सा होगा? पूर्वी हिस्सा। ये पूरब हो गया और ये पश्चिम, बिल्कुल मैप की तरह। ये पूर्व, ये पश्चिम, ऊपर हो जाएगा उत्तर, नीचे हो जाएगा दक्षिण। मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कि किसी मैप को पढ़ने का सबसे जबरदस्त तरीका यही है कि इधर आप पूरब पढ़ोगे, इधर पश्चिम पढ़ोगे, ऊपर उत्तर पढ़ोगे, नीचे दक्षिण पढ़ोगे। ठीक है, अब मैं खींच लेता हूं इसके देशांतर। पूर्व की तरफ देशांतर जो होंगे मैक्सिमम कितने देशांतर होंगे? आधे हिस्से में पूर्व में 180 देशांतर। जब इसमें टोटल कितने देशांतर है? 360 है, तो इसमें भी 360 ही मुझे खींचने होंगे। इधर कितने होंगे? 180, और इधर भी कितने खींच सकता हूं? मैक्सिमम में 180 देशांतर खींच सकता हूं। तो आपको लग रहा होगा कि एक 180 तो ये वाला हुआ, 180 ये वाले हुए, और एक 0 डिग्री ये हो गया एक। तो इस आधार पर 361 अक्षांश में एक्टिव होंगे। लेकिन ये क्या है? हमारी आंखों का भ्रम है कि यहां पर हमें 180 और 180 दो अलग अलग अक्षांश दिखाई दे रहे हैं, जबकि 180 डिग्री देशांतर एक ही अक्षांश होता, एक ही देशांतर होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसे साफ कर रहा हूं। इसे समझने के लिए एक बार इसे साफ करना पड़ेगा। यहां बात करते हैं कि सबसे पहला पॉइंट जो हमारा होगा कि 180 डिग्री देशांतर को ही अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या इंटरनेशनल डेडलाइन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करने वाला पॉइंट है कि 180 डिग्री देशांतर को ही अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों दूसरा पॉइंट जो है वो कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी पर एक ही देशांतर होता है। क्या कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है ये पृथ्वी पर एक ही देशांतर होता है, लेकिन यहां तो हमें दो दिखाई दे रहे हैं। तो जो हमें दिख रहा है वो क्या है? हमारी आंखों का भ्रम है। और इस भ्रम को दूर करेंगे कैसे दूर करेंगे? क्योंकि ये मैप हमारा खुला हुआ है, ओपन मैप है। अगर मैं इसे क्लोज कर दूं, इस हिस्से को मिलाकर इस हिस्से से जोड़ दूं, तो ये 180 और ये 180 मिलकर क्या हो जाएंगे? एक हो जाएगा। एक ही देशांतर होता है। तो बात क्लियर हुई कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो 180 डिग्री देशांतर है, पृथ्वी पर एक ही देशांतर होता है, न कि दो अलग अलग देशांतर। अगली बात क्या कह रहा है कि 180 डिग्री देशांतर को पूरब की दिशा से देखने पर पूर्वी 180 डिग्री देशांतर तथा पश्चिम की ओर से देखने पर पश्चिमी 180 डिग्री देशांतर कहा जाता है। क्या कह रहा है? 180 डिग्री देशांतर को पूर्व की दिशा से देखने पर पूर्वी 180 डिग्री देशांतर तथा पश्चिम की दिशा से देखने पर पश्चिमी 180 डिग्री देशांतर कहा जाता है।
तो आप ये 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक को समझने के लिए। ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक को समझने के लिए। अब मैं आपको बताता हूं इसके बारे में। दोस्तों, जब हम 0 डिग्री देशांतर या प्रधान देशांतर या ग्रीनविच मीन टाइम से पूर्व की ओर चलते हैं तो क्या होता है, हमारे समय में वृद्धि होती है। समय में क्या होता है दोस्तों, प्लस होता है। और जब हम ग्रीनविच मीन टाइम से पश्चिम की ओर चलते हैं तो हमारा समय क्या होता है, घटता है। बहुत ही जरूरी वह सोचने नोट करने वाला टॉपिक है। मैं एक बार फिर इसे लिखकर भी आपको बता रहा हूं, दिखा रहा हूं। आप अगर जिज्ञासु हो, समझदार हो और परिस्थिति को समझना जानते हो तो आप मेरे साथ साथ इन टॉपिकों को नोट करते चलिए, इन चित्रों को अपनी नोटबुक में उतारते हुए चलिए। दोस्तों, तो मेरा अगला मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच मीन टाइम से पूर्व की ओर चलने पर, पूर्व की ओर चलने पर एक यात्री को अपने समय में वृद्धि करनी पड़ती है, जबकि पश्चिम की ओर चलने पर यात्री को अपने समय में कमी करनी पड़ती है। तो आई होप दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कि 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच मीन टाइम से 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच मीन टाइम से पूर्व की ओर चलने पर एक यात्री को अपने समय में वृद्धि करनी पड़ती है, जबकि पश्चिम की ओर चलने पर यात्री को अपने समय में कमी करनी पड़ती है। अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? दोस्तों, इस ऐसा क्यों को दूर करना चाह रहा हूं आपके, और इसे जानने के लिए हमें देखना होगा पृथ्वी को। पृथ्वी दोस्तों अपने अक्ष पर किस क्रम में घूम रही है? क्या है पृथ्वी के घूमने की दिशा? अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर है, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी कैसे घूम रही है दोस्तों? पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। जो पृथ्वी के साथ साथ चलेगा, जो पृथ्वी के साथ साथ चलेगा तो क्या क्या कहेंगे? वह आगे बढ़ रहा है। और जो पृथ्वी के विपरीत दिशा में चलेगा तो क्या कहेंगे? वह पीछे हट रहा है। यही तो होता है। मानने की बात है, अगर हम कहीं जा रहे हैं, जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है तो कहेंगे वह आगे बढ़ रहा है, और जो हमसे विपरीत जा रहा है तो कहेंगे वह पीछे हट रहा है। जो पीछे हट रहा है उसे लोग क्या कह देते हैं कि वह निगेटिव है। नेगेटिव है अर्थात उसमें कुछ कमी है। और जो दोस्तों फ्रंट पे आ रहा है, एक तरह से हमारे साथ है, फ्रंट पे है, और हमारे साथ साथ ही गति कर रहा है, हमारे साथ साथ तरक्की कर रहा है, तो उसे क्या कहेंगे कि ये भी बढ़त पर है, चढ़त पर है, ये भी एक तरह से अपने समय को के साथ साथ आगे बढ़ रहा है, ये भी वृद्धि कर रहा है। बिल्कुल वही टॉपिक यहां भी हमारे साथ चल रहा है। एक कहावत भी है कि हमारे साथ रहोगे तो क्या होगा? तुम तरक्की करोगे, और हमारे साथ नहीं रहोगे या हमारे विपरीत चलोगे तो तुम क्या होगा दोस्तों? अपना नुकसान कर लोगे। तो यहां नुकसान का मतलब सीधा सीधा किससे है दोस्तों? कमी से है। और तरक्की और वृद्धि का मतलब किससे है? वृद्धि से है, या एक तरह से बढ़ने से है। तो दोस्तों, पृथ्वी जिस पर हम सभी रह रहे हैं, अगर हम पृथ्वी के साथ साथ चलेंगे तो क्या होगा? समय में वृद्धि होगी, वृद्धि होगी। और जो पृथ्वी की दिशा के विपरीत चलेगा तो क्या होगा? समय में कमी होगी। और मैंने बताया कि पृथ्वी एक बार नोट कर देता हूं इसे, आपको लिखने में समझ आसानी रहेगी। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है, अर्थात पूर्व दिशा में चलने पर
समय में वृद्धि होगी, जबकि पश्चिम दिशा में चलने पर समय में कमी होती है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे नोट करिए। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है, अर्थात पूर्व दिशा में चलने पर समय के साथ वृद्धि होगी, जबकि पश्चिम दिशा में चलने पर समय में कमी होती है। आई होप दोस्तों आप इस पॉइंट को नोट कर लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं अपने चित्र पर कि क्या कह रहा है ये। मानने की बात है 0 डिग्री देशांतर पर कितने बजे हैं? दिन के बजे हैं 12। दिन के 12 बजे हैं। बिल्कुल दोस्तों, जो हमारा प्रधान देशांतर होगा उसका समय अक्सर 12 ही लिया जाता है। मैंने भाग 3 में भी ये बात कही थी, भाग 4 में भी मैंने आपको बताया था कि जब सूरज, जिस देशांतर पर सूरज सीधा पड़ता है या फिर वो जगह जहां सूरज बिल्कुल सर पर पड़ता है और अपनी परछाई भी नहीं दिखाई देती, उस समय उस जगह पर 12 बजे का समय होता है। और उसी आधार पर ही दोस्तों क्या करा था, एक प्रधान देशांतरों की स्थापना हुई थी या किसी क्षेत्र का प्रधान देशांतर नोट किया गया था। तो पृथ्वी का प्रधान देशांतर कौन है दोस्तों? 0 डिग्री देशांतर, और इसका समय भी कितना होगा? 12 बजे का समय होगा। अगर कोई यात्री दिन के 12 बजे यानी कि 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की ओर चलेगा तो उसे अपने समय में क्या करना पड़ेगा दोस्तों? हर 15 डिग्री देशांतर के बाद 1 घंटा समय आगे बढ़ाना होगा। इसे मैं एक बार नोट करके आपके लिए लेकर आता हूं ताकि आपको लिखने में आसानी रहे। क्या कह रहे हैं दोस्तों? जब कोई यात्री प्रधान देशांतर या 0 डिग्री देशांतर से पूरब दिशा में आगे बढ़ता है तो यात्री को अपने समय में प्रत्येक 15 देशांतर पर 1 घंटा बढ़ाना पड़ेगा। जबकि पश्चिम दिशा में चलने पर यात्री को अपने समय में 1 घंटा अपने समय में 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटा घटाना पड़ेगा। दोस्तों ये जो मैंने आपके सामने लिखा है, क्या लिखा है कि जब कोई यात्री प्रधान देशांतर या 0 डिग्री देशांतर पूर्व दिशा में की ओर आगे बढ़ता है तो यात्री को अपने समय में प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटा बढ़ाना होगा तथा पश्चिम की ओर चलने पर 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटा घटाना होगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अगर ये यात्री मैं ही हो और मैं 0 डिग्री देशांतर यानी कि एक तरह से ग्रीनविच रेखा पर खड़ा हो जाऊं, अगर मैं पूर्व की ओर चलूंगा तो पृथ्वी के साथ साथ हूं, तो क्या होगा? समय में वृद्धि होगी। और अगर मैं पश्चिम की ओर चलूंगा अर्थात पृथ्वी के विपरीत तो क्या होगा दोस्तों? समय मेरा घटेगा। और घटेगा किस आधार पर दोस्तों? हर 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटा, यानी कि प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर मुझे क्या होगा? 1 घंटे के समय को अपने समय से यानी कि 12 बजे के समय से आगे या पीछे करना पड़ेगा। आई होप आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और समझते हैं थोड़ी और बातें। अगर इसी क्रम में मैं आगे बढ़ता हुआ चला जाऊं और कहां पहुंच जाऊं? 180 डिग्री देशांतर पूरब की ओर, तो यहां पर क्या टाइम होगा? मानने की बात है यहां दिन के 12 बजे हैं,
दिन के 12 बजे है और मैं पूरब की ओर चलते 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 180 डिग्री देशांतर पहुंच जाऊं तो यहां रात के 12 बज जाएंगे कि नहीं? रात के 12 बज जाएंगे कि नहीं है? रात के 12 बज जाएंगे। अगर मैं पश्चिम की ओर चलूं, अगर मैं दिन के 12 बजे ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि एक तरह से ग्रीनविच रेखा से पश्चिम की ओर आगे बढ़ूं और 180 डिग्री पश्चिम देशांतर पर मैं पहुंच जाऊं तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां भी रात के 12 ही बजे होंगे, लेकिन फर्क एक होगा, फर्क एक होगा। यहां दिन था शुक्रवार का, यहां दिन था शुक्रवार का और मैं शुक्रवार की रात को ही 12 बजे यहां पहुंच गया। लेकिन अगर मैं इधर चलूं तो यहां पर मैं शुक्रवार की रात नहीं होगी दोस्तों, वो रात होगी बृहस्पतिवार की रात। तो यहां पर क्या होगा दोस्तों? बृहस्पतिवार की रात के 12 बजे मैं यहां पहुंचूंगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप इस पॉइंट को समझ चुके होंगे कि अगर कोई यात्री 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की ओर चलते हुए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर पहुंच जाता है तो क्या होगा? उसके समय में दोस्तों 12 घंटे का अंतर आ जाएगा। अगर कोई व्यक्ति 0 डिग्री देशांतर से पश्चिम की ओर पश्चिम 180 डिग्री देशांतर पहुंच जाता है तो क्या होगा? उसके समय में भी 12 घंटे का अंतर आ जाएगा। तो इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि 0 डिग्री देशांतर पर पहुंचने तक, 0 डिग्री देशांतर से 180 डिग्री देशांतर तक पहुंचने में कितना समय ले रहा है यात्री? 12 घंटे का समय ले रहा है। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं। जब कोई यात्री 180 डिग्री देशांतर को पूरब से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूरब की ओर पार कर लेता है तो यात्री को अपने समय में 24 घंटे का परिवर्तन करना पड़ता है। क्या कहा दोस्तों? जब कोई यात्री 180 डिग्री देशांतर को या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर पार कर लेता है तो यात्री अपने समय में 24 घंटे का परिवर्तन करता है, या यात्री को अपने समय में 24 घंटे का परिवर्तन करना पड़ता है। ये बात आप समझिए। और इसे मैं क्या बता रहा हूं, ये हिस्सा इस हिस्से से मिल चुका है, अर्थात पृथ्वी फिर से गोल हो गई है। और एक तरह से कह सकता हूं कि यहां पर 0 डिग्री देशांतर में दर्शाऊं, यहां 180 डिग्री देशांतर में दर्शाऊं। ये 80 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री देशांतर, ये यहां से 1 2 3 4 ये 180 देशांतर और इसके इधर हो गए। एक बार मैं इस मैप को साफ करके दूसरा मैप बनाता हूं ताकि आप और अच्छी तरह से समझ जाओ दोस्तों। इसे मैं साफ करके थोड़ा बड़ा मैप करके बताता हूं ताकि और अच्छी तरह आप इसे समझ जाओ। थोड़ी मेरी वीडियो बड़ी हो चुकी, लेकिन वीडियो बड़ी होने से दोस्तों मैं टॉपिक को बीच में नहीं छोड़ सकता हूं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इसे नहीं समझ पाए तो आप बीच में ही रुक जाओगे। ये बड़ा चित्र मैं यहां बनाऊं, मैं मान लिया ये क्या है? 0 डिग्री देशांतर है, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम है। और ये क्या है? 180 डिग्री देशांतर, यानी कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ये वाला हिस्सा कौन सा होगा दोस्तों? पूरब होगा, ये होगा पश्चिम। और जब ये पश्चिम है तो इसी का शेष भाग क्या होगा? ये भी पश्चिम ही होगा। पश्चिम ही होगा। अगर कोई यात्री 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की ओर चलता है, ये पूरे देशांतर है,
ये सभी देशांतर पूर्वी देशांतर कहलाएंगे और ये सभी देशांतर पश्चिमी देशांतर कहलाएंगे, पश्चिमी देशांतर कहलाएंगे। और ये कौन सा है दोस्तों? 180 डिग्री देशांतर है। मैं थोड़ा सा दूसरे पेन से कर दूं ताकि आप आराम से समझ जाओ। ये 0 डिग्री देशांतर है, ये 180 डिग्री देशांतर है। इसके बीच में मान लें यहां दिन के 12 बजे, किसके? दिन के 12 बजे। अगर कोई यात्री 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की ओर चलता है और इस देशांतर पे यहां पहुंच जाता है तो यहां रात के 12 बजेंगे, रात के 12 बजेंगे। अगर कोई व्यक्ति पश्चिमी देशांतर से ऐसे बढ़ता बढ़ता इस इधर आ जाता है तो यहां भी रात के ही 12 बजे होंगे, रात के ही 12 बजेंगे। ये बात तो क्लियर होगी, आपने पहले भी जान लिया कि जैसे जैसे वो इस देशांतर के पास पहुंचेगा तो उसके क्या है समय में दोस्तों परिवर्तन आएगा। अगर कोई व्यक्ति इस 180 डिग्री देशांतर को या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पूर्व से पश्चिम की ओर पार कर लेता है, पूर्व से पश्चिम की ओर पार कर लेता है तो क्या होगा? इस व्यक्ति को अपने समय में 24 घंटे का अंतर करना पड़ेगा। यानी कि एक छोटी सी बात है, जब कोई यात्री यहां था और यहां बजे थे 12 बजे थे, कब के? शुक्रवार के 12 बजे थे। शुक्रवार के 12 बजे यात्री यहां से चलना स्टार्ट करता है और चलते चलते इस तिथि रेखा पर पहुंच जाता है तो यहां क्या होगा दोस्तों? शुक्रवार के रात के 12 बज जाएंगे, रात के 12 बज जाएंगे। यहां कहां है? शुक्रवार दिन के 12 बजे से रात के 12 बज जाएंगे। और अगर ये व्यक्ति इसे पार करके इधर आ जाता है, इसे पार करके इस हिस्से से इस हिस्से पर आ जाता है तो ये शुक्रवार रात के 12, इसे क्या करना पड़ेगा दोस्तों? अपने समय में परिवर्तन करना पड़ेगा। और शुक्रवार रात के 12 की बजाय इसे क्या करना पड़ेगा दोस्तों? यहां बृहस्पतिवार, यानी कि जब पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ेगा, जब पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ेगा, ये पूर्व है, ये हिस्सा पूर्वी हिस्सा है और ये हिस्सा पश्चिमी हिस्सा है। आपको दिख भी रहा है मैप में आराम से कि पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा है तो क्या कर रहा है? पूर्व से पश्चिम की ओर जाना तो समय घट जाएगा, अर्थात क्या होगा? 24 घंटे का अंतर आ जाएगा, 24 घंटे घटा देगा। और क्या होगा? इधर शुक्रवार था, इसे पार करते इसने अपना समय क्या दर्शाया? यहां बृहस्पतिवार रात के 12 हो गए, बृहस्पतिवार रात के 12 हो गए। आई होप आप समझ पा रहे होंगे इस पॉइंट को दोस्तों। बहुत ही आसानी से मैं आपके लिए ये चित्र लेकर आया हूं, ये बना रहा हूं ताकि आप आसानी से समझ जाओ। एक बार फिर मैं बता रहा हूं, जब कोई यात्री ग्रीनविच रेखा से 180 डिग्री देशांतर पर पहुंचता है तो उसके समय में 12 घंटे का अंतर आता है। जैसे यहां पर शुक्रवार दिन के 12 थे, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर पहुंचा, पूर्व की तरफ ही है अभी और इसका समय क्या हुआ? शुक्रवार रात के 12 हो गए। लेकिन जैसे ही इसने इस लाइन को पार किया तो इसे क्या करना? शुक्रवार रात के 12 की बजाय अपने समय को क्या दर्शाना पड़ा? बृहस्पतिवार रात के 12 बजे दर्शाए से। ठीक है दोस्तों, तो क्या हुआ? पूर्व से पश्चिम की ओर पार करने पर ही क्या हुआ? अपने समय में 24 घंटे का अंतर करना पड़ा। और क्या करना पड़ा? 24 घंटे घटाने पड़े, या फिर एक दिन घटाना पड़ा पूरा का पूरा, या फिर एक तारीख, यानी कि एक तारीख होगी, यानी कि यहां 5 तारीख थी, यहां 5 तारीख थी तो यहां पे कितनी पढ़नी पड़ेगी? 4 तारीख करनी पड़ेगी, इसे अपने समय के अनुसार। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति पश्चिम से मानने की बात है इधर से चला और यहां पहुंच गया, अगर कोई व्यक्ति यहां पहुंचा, यहां बृहस्पतिवार है, यहां बृहस्पतिवार रात के 12 बजे यहां पहुंच गया, या फिर एक तरह से कह दूं कि शुक्रवार में व्यक्ति यहां चला और शुक्रवार में चलते चलते यहां पर शुक्रवार ही था, जब ये इसके पास पहुंचा रात के 12 बजे, किसके? बृहस्पतिवार के रात के 12 बजे जब यहां पहुंच गया। लेकिन क्या हुआ? जब इसने पश्चिम से पूर्व की ओर इसे क्रॉस करा तो इसे क्या करना पड़ेगा दोस्तों? अपने समय को फिर से बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या समय बढ़ा इसका? शुक्रवार रात के 12 हो गए, शुक्रवार रात के 12 हो गए। तो दोस्तों आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस तिथि रेखा को पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर पार करने पर एक व्यक्ति को अपने समय में कितना अंतर करना पड़ता है? 24 घंटे का अंतर करना पड़ता है। प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर को पार करने में 1 घंटे का समय लेता है। उसी आधार पर दोस्तों कह सकते हैं कि हर 4 देश
यानी कि हर एक देशांतर को पार करने में कितना समय लेगा? 4 मिनट का समय लेगा। अर्थात कोई यात्री पृथ्वी पर एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लेता है और 15 देशांतर को पार करने में घंटे का समय लेता है। तो इस आधार पर दोस्तों एक श्रेणी में आपको यहाँ बता दूं, ताकि आपके सामने एग्जामिनर कोई न्यूमेरिकल लेकर आए तो आप उसे आराम से कवर कर सको। तो एक सीरीज छोटो में दोस्तों मैं यहाँ उतार पा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि पृथ्वी पर 15 डिग्री देशांतर कितना समय, यहाँ हो गए दोस्तों देशांतर और यहाँ हो गए दोस्तों समय। 15 डिग्री देशांतर 1 घंटे का समय लेगा, एक देशांतर 4 मिनट का समय लेगा और दोस्तों 360 देशांतर 24 घंटे का समय लेता है। ठीक है, आई होप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, आप इस सबको कवर कर पा रहे होंगे। और इस वीडियो को अगर दोस्तों आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और दोस्तों इसको सबसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, ताकि वो लोग भी इसके बारे में अच्छी तरह से जान पाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार। मिलते हैं अगले भाग में, जिसमें हमारा एक नया चैप्टर भारत का भूगोल शुरू होगा। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा और बहुत ही लाजवाब होने वाला है अगला चैप्टर पार्ट भी, जो हमारा भाग 6 आपके बीच आएगा। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस चैप्टर भाग को कवर कीजिए, नोट कराइए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और दोस्तों कमेंट करिए, ताकि मैं भूगोल यानी कि जिसे भारत का भूगोल हम कहते हैं उसे लेकर आपके बीच आने वाला हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार।